नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शाम के 4 बजने जा रहे हैं और वक्त है 4 के अलार्म का। इसमें दिन भर की हर बड़ी खबर आप सभी तक पहुंचाने जा रहे हैं। अगले 1 घंटे तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। देश की और दुनिया की हर बड़ी खबर आप सभी तक पहुंचाने जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत 4 बड़ी खबरों के साथ सबसे पहले हम नजर, क्योंकि हमारी पहली जो खबर आपके सामने रखेंगे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर बवाल है। प्रधानमंत्री को कह दिया है गद्दार। दूसरी खबर, नीट पर लिख के आरोपियों पर शिकंजा, एक की कोचिंग क्लास सील, दूसरे के अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। तीसरी खबर, सड़क पर नमाज के बाद अब ब्राह्मण के सवाल पर सुलगी यूपी की सियासत। और चौथी खबर, केदारनाथ में श्रद्धालुओं की भीड़ के लिए अव्यवस्था के अलावा खराब मौसम भी बड़ी चुनौती। ये सभी खबर आप सभी तक पहुंचाने जा रहे हैं। रायबरेली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विवादित बयान पर सियासी हंगामा मच गया है। उन्होंने यानी राहुल गांधी ने जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कह दिया। राहुल गांधी ने कहा है कि संविधान बेचने वाले देश के गद्दार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट चोरी करके संविधान पर हमला कर रहे हैं प्रधानमंत्री। ये भी कहा कि दूसरों को विदेश न जाने की बात कहकर खुद विदेश चले गए हैं। राहुल गांधी रायबरेली में मौजूद थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने ये बातें कही, लेकिन हमला बोलते बोलते विवादित बयान दे दिया उन्होंने। और इसको लेकर अब निशाने पर कांग्रेस, राहुल गांधी। चौतरफा हंगामा है इसको लेकर। रिपोर्ट रख रहे हैं आपके सामने। रायबरेली की धरती से राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जनता से कहा कि सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और ये कहने के बाद खुद विदेश चले गए। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ा एतराज जताया। बीजेपी अध्यक्ष ने इस बयान को राहुल गांधी की अराजकतावादी मानसिकता का सबूत करार दिया। किस प्रकार से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या नक्सलवाद खत्म करना गद्दारी है? क्या इस देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? क्या इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाना गद्दारी है? बीजेपी ने राहुल पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और चरित्र में दिख रही है। देखिए, कूटनीति की दुनिया में अक्सर सिर्फ गंभीर चेहरे, कड़े प्रोटोकॉल, लंबी लंबी बैठकें देखी जाती है। लेकिन इटली में प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात ने कूटनीति के पुराने नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। रिपोर्ट रखते हैं आपके साथ। प्रधानमंत्री मोदी के इटली दौरे से आ रही तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा किसी औपचारिक साझा बयान की नहीं, बल्कि मेलोडी मोमेंट की हो रही है। पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को भारत की ये मशहूर टॉफी गिफ्ट की, जिसका वीडियो खुद पीएम मेलोनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी brought us a gift, a very good toffee. पीएम मोदी और मेलोनी के बीच ये खास मेलोडी मोमेंट 2024 में भी वायरल हुआ था। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मेलोनी ने ये खास वीडियो पोस्ट किया था। Hello from the Melody team. पीएम मोदी की मेलोडी डिप्लोमेसी को सॉफ्ट पावर और पर्सनल केमिस्ट्री के एक बेहद कामयाब इस्तेमाल के रूप में देखा जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी ने इटली के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात को लेकर भी निशाना साधा है। लेकिन राहुल गांधी ने पीएम पर तंज किया है। आर्थिक तूफान सिर पर है, लेकिन पीएम इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, मजदूर रो रहे हैं, पीएम मोदी रील बना रहे हैं। ये राहुल गांधी ने कहा है। आर्थिक तूफान सिर पर है, लेकिन पीएम इटली में टॉफी बांट रहे हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी की, थोड़े हल्के फुल्के अंदाज वाली, उसको लेकर हमला कर रहे हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम मेलोनी की मुलाकात ने न सिर्फ सोशल मीडिया में हलचल मचा दी, बल्कि शेयर बाजार में भी इसकी धमक महसूस की गई।
पीएम मोदी ने जैसे ही पीएम मेलोडी को मेलोडी गिफ्ट की, उसके बाद मेलोडी बनाने वाली कंपनी पार्ले के शेयर्स में जबरदस्त उछाल आ गया। ये कमाल की बात देखिए, प्रधानमंत्री जो कुछ भी करते हैं उसका असर इनफैक्ट तुरंत दिखता है। पार्ले इंडस्ट्रीज के शेयर में उछाल आया, पार्ले के शेयर में अपर सर्किट लग गया। पार्ले इंडस्ट्रीज के शेयर में 5% का वो बढ़त देखा गया, अपर सर्किट लगा। और जॉर्जियो मेलोनी की पोस्ट के बाद ये उछाल, जब पीएम के साथ जॉर्जियो मेलोनी ने ये पोस्ट साझा की। मेलोडी आप सभी को याद होगी, बहुत पुरानी कंपनी है। पार्ले मेलोडी इसको लॉन्च किया था। बचपन की यादें जो हैं वो सभी इसके साथ महसूस करते हैं। और वही मेलोडी, चूंकि नाम है जॉर्जियो मेलोनी, तो मेलोडी उनको गिफ्ट किया। और वैसे भी हैशटैग मेलोडी और मेलोनी चल रहा है, और इसके पहले भी हैशटैग मेलोडी दिया जा चुका है। चलिए, इस बीच एक खबर आ रही है, देखिए मुंबई के बांद्रा में बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध मस्जिद पर यह बुलडोजर चलाया गया है, जहां मस्जिद के बाहर लोगों का प्रदर्शन भी हो रहा है। मुंबई से भी तस्वीरें जो आएंगी आपके सामने भी रखेंगे। मुंबई के बांद्रा से खबर, जहां बुलडोजर एक्शन हुआ है। और आपको ये भी बता दें साथ साथ कि अवैध मस्जिद है और अवैध मस्जिद पर यह बुलडोजर चला है, लेकिन फिर भी मस्जिद के बाहर लोगों का प्रदर्शन हो रहा है। मुंबई के बांद्रा से खबर, जहां बुलडोजर एक्शन, अवैध मस्जिद पर यह बुलडोजर चला, लेकिन जैसे ही अवैध मस्जिद पर यह बुलडोजर चला, वहां कुछ लोग पहुंच जाते हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं मस्जिद के बाहर, अवैध मस्जिद के बाहर। चलिए, थोड़ी देर में तस्वीर भी आ जाएगी, आपके सामने हम रख देंगे। देखिए, आ गई है तस्वीरें। जिस तरह से बुलडोजर चला है, बुलडोजर का जो एक्शन हुआ है वो देखिए। ये अवैध मस्जिद का हिस्सा उठाया गया, बुलडोजर चला दिया गया है। अवैध मस्जिद फिर से आपको बता दें, और अवैध मस्जिद के बाहर जब बुलडोजर ये चला तो उसके बाद से कुछ लोग पहुंचते हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं इस अवैध मस्जिद को। उनका कहना था कि नहीं जानी चाहिए, उनके हिसाब से ये वैध है, लेकिन प्रशासन ने पहले इसको नोटिस जारी किया हुआ था और बताया था कि अवैध मस्जिद है, जो बिना किसी परमिशन के पास की गई और बनाई गई। अवैध मस्जिद पर ये बुलडोजर चला और उसके बाद लोगों का प्रदर्शन, ये देखिए, पुलिस खदेड़ते हुए इनको नजर आ रही। वहाँ पर लोग पहुँच रहे थे प्रदर्शन करने के लिए, महिलाएं भी आपको नजर आ रही हैं। पुलिस वाले उनको समझाने की कोशिश करते हुए, उनको उठाने की कोशिश करते हुए, क्योंकि ये बैठ गए प्रदर्शन करने। एनडीटीवी एक्सक्लूसिव इन तस्वीरों को आपके सामने रख रहा है। मुंबई से ये खबर है, जहां अवैध मस्जिद पर ये बुलडोजर चल रहा है। देश भर में इस तरह की कार्रवाई हो रही है और बुलडोजर गरज रहे हैं। जो भी अवैध मामला है इलीगल कंस्ट्रक्शन का देश भर में, खासकर मुंबई, उत्तर प्रदेश, और ये बुलडोजर है। और देखिए, पुलिस फोर्स लोगों को पीछे हटाती हुई, समझाते हुए पहले ये आप चले जाइए, ये कानून अपना कार्रवाई कर रहा है और ये इलीगल है, अवैध मस्जिद थी, इसलिए प्रशासन ने इस पर बुलडोजर चलाया। ये देखिए, ये हिस्सा। अभिषेक अवस्थी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, इलीगल मस्जिद बताई जा रही है, अवैध, उस पर बुलडोजर ने प्रशासन चला दिया, लेकिन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या अभी हालात हैं? तकरीबन आज दूसरा दिन है जिस तरीके से वेस्टर्न रेलवे द्वारा डिमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही है बांद्रा ईस्ट गरीब नगर में, और कल तक 20% डिमोलिशन कर दिया गया था। आज भी उससे ज्यादा का काम हुआ, लेकिन जिस वक्त ये तय किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा कि अब जो मस्जिद है इस राइट साइड पे उसे गिराना है, और ऐसे में हजारों की संख्या में यहाँ पर पुलिस बल पहले तैनात किए गए, चारों तरफ से घेराबंदी की गई, और उसके बाद धीरे से बुलडोजर टच करके और उसको गिराने का शुरुआत हुई। जैसे मस्जिद को टच किया गया, वहीं पर जो कल से ही लोग आसपास यहाँ पर बचे हुए हैं, वहाँ पर खास करके महिलाएं उग्र हो गई, और कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर पानी के बोतल, पत्थर और इस तरीके की झड़प देखने को मिली। पहले तो शुरुआती दौर में पुलिस ने पूरी कोशिश की कि उन्हें समझाया जाए, उन्हें किसी तरह शांत किया जाए, लेकिन जब मामला बिगड़ा तो कहीं न कहीं जिस तरीके से हम देख रहे हैं विजुअल्स में, लाठीचार्ज करने की नौबत आई, और उसके साथ कुछ युवक भी देखने को मिलते हैं। उन सबको
और पहली बात बता दूं, पूरी घेराबंदी थी। एक मस्जिद के एक हिस्से के साइड ये पूरी घटना घटी है और वहां पर उन सभी महिलाओं के समेत उन युवकों को खदेड़ा गया, वहां से हटाया गया। अभी जब हम बात कर रहे हैं, अब पूरी स्थिति शांतिपूर्ण है। पुलिस ने पूरी तरीके से सिचुएशन पर कंट्रोल पाया है और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, भारी संख्या में पुलिस बल चारों तरफ तैनात है। हजारों की संख्या में यहाँ पर पुलिस है, आरपीएफ, महाराष्ट्र मुंबई पुलिस, यहाँ पर आला अधिकारी है रेलवे के और राइट कंट्रोल फोर्स है। सभी प्रकार के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मुहैया किया पहले से और बताया कि ये इलीगल है, अवैध तरीके से बनाई गई है मस्जिद, इसलिए बुलडोजर इस पर चलाया गया। तो लोग वहां पर फिर क्यों नहीं मान रहे, क्यों नहीं समझने को तैयार है कि अवैध था? देखिए, 2 दिन से कार्रवाई चल रही है, लगातार हम इसको कवर कर रहे हैं। तो कल भी कोऑपरेशन लोगों का दिखा, आज भी सुबह से अभी तक लोग कोऑपरेट कर रहे थे, अपना अपना सामान लेके जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत हुई है। सामने इस तरीके का इंसिडेंट हो रहा है और काफी कुछ अगर देखा जाएगा विजुअल में तो काफी महिलाएं उग्र होती हुई नजर आई और ऐसे में पूरी कोशिश की पुलिस द्वारा कि उन्हें शांत किया जाए, उन्हें समझाया जाए, लेकिन मामला बिगड़ता देख लाठीचार्ज करने की नौबत आई और तमाम महिलाओं समेत युवकों को वहां से खदेड़ा गया। और मैं वापस बताना चाहता हूँ कि बड़ा लंबा परिसर है, एक मस्जिद के कॉर्नर में एक परिसर में इस तरह की घटना है जो सामने आई है और फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं हजारों की संख्या पे यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है और पूरी तरह स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है और कहीं न कहीं जो अवैध मस्जिद थी उसे गिरा भी दिया गया है और ऐसे में लगातार कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। लेकिन जब हम आपसे बात कर रहे हैं इस वक्त कानून की दुआ देखते हैं, कानून सबसे सर्वोपरि है और कानून के हिसाब से सरकार प्रशासन काम कर रही है, तो कानून के मुताबिक तो नियम सबको पालन करना पड़ेगा। ये सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया अपने एक्शन से। अभिषेक, नहीं, जाहिर तौर पे नियम का पालन करना पड़ेगा और इस तमाम कोर्ट ऑर्डर आए हैं। फाइनल जो कोर्ट ऑर्डर आया है वेस्टर्न रेलवे के पक्ष में आया है। 600 ऐसी झुग्गियां हैं यहाँ पर जिनमें से 100 को वैध करार दिया है जिसे वेस्टर्न रेलवे टच नहीं करने वाली, लेकिन 500 झुग्गियों के साथ ये जो मस्जिद थी उसे गिराने के लिए सख्त तौर पर सीधे बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश है जिसका पालन किया जाए और 5 से 6 दिनों का समय लगेगा। कल जब चीफ पीआरओ है वेस्टर्न रेलवे के उन्होंने अपना बयान दिया तो आज तो दूसरा दिन है और 3-4 दिन तक कार्रवाई चलेगी। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि कुछ ही क्षणों में कितनी तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी। अभी स्थिति हालांकि कंट्रोल में है, लेकिन आगे कंट्रोल में रहेगी या नहीं ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल पुलिस ने अपना नियंत्रण बनाए रखा है और भारी तादाद में यहाँ पर हर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से पुलिस बल यहाँ पर बुलाया गया है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण नहीं है और साथ ही साथ पूरी तरह पुलिस ने इसे कंट्रोल किया है और कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि लोग भी अभी कोऑपरेट करें। अभी तक लोग कोऑपरेट कर रहे थे, लेकिन ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो लोग देखिए पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी लोग अड़े हुए हैं और हम देख पा रहे हैं कि हल्का बल प्रयोग भी पुलिस को करना पड़ रहा है मजबूरीवश। देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि हम भी विजुअल्स में देख सकते हैं, अगर पत्थर चलेंगे, अगर बोतलें फेंकी जाएंगी तो कहीं ना कहीं एक समय का बांध टूटता है पुलिस वालों का भी। और ऐसे में उन्होंने भी पहले पूरी तरह कोशिश की समझाने की, उसके बाद माइल्ड तौर पर लाठीचार्ज किया गया। लेकिन जब और उभरी हुई महिलाएं और वहां पर युवक सब एक तरीके से उस क्राउड को वहां से खदेड़ा गया। और मैं फिर से बताना चाहता हूँ, बहुत लंबा परिसर है। देखिए, पुरुष सारे पीछे और महिलाओं को आगे किया गया। अभिषेक, ये तस्वीरों में दिख रहा है। जाहिर तौर पर एक कहीं ना कहीं एक छोटी सी रणनीति देखने को मिल रही है और एक साइड पर की धार्मिक भावना आहत हुई है, इसके चलते इस तरह की कार्रवाई या फिर इस तरीके का बर्ताव महिलाओं द्वारा करना कितना सही है और उल्लंघन किया जा रहा है कोर्ट के ऑर्डर का साफ तौर पर दिख रहा है और पुलिस एक्शन उसके बाद लिया गया और एक तरीके से उन्हें खदेड़ दिया गया पूरे वो साइड से। और फिर से मैं बताना चाहता हूँ, बड़ा लंबा परिसर है, एक कोने में इस तरीके की घटना हुई है जो जिसके विजुअल्स आप देख रहे हैं। फिलहाल राइट कंट्रोल फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है, रेलवे पुलिस फोर्स है, मुंबई पुलिस है, तमाम जो है पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और पूरी कोशिश ये है कि बल का प्रयोग कम से कम किया जाए और लोगों को समझा बुझाकर यहाँ से हटाया जाए और जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसका पालन वेस्टर्न रेलवे कर रहा है।
ये बिल्कुल समझना होगा कि हाईकोर्ट का आदेश है ये, उसके बाद से एक्शन लिया जा रहा है शासन प्रशासन, और अगर सरकार के इरादे अगर बुलंद हो तो फिर कानून के तहत ही कार्रवाई होती है। ये लोगों को समझना होगा कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है, लिहाजा पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए महिलाओं को आगे किया गया है, हल्का बल प्रयोग भी आप देख रहे हैं, पुलिस ने भी पानी फेंकने की कोशिश की, उधर से भी जनता भी फेंक रही है, हल्का बल प्रयोग थोड़ा सा किया गया उनको पीछे हटाने के लिए। देखिए इन लोगों ने भी पुलिस पर अटैक किया, ये तस्वीरों में देखकर आप देख सकते हैं साफ तौर पर। उसके बाद से पुलिस जिस तरह से अभिषेक कह रहे हैं कि संयम बरतने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है शासन प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, लेकिन जब ये सीमा जब लांघी जाती है तो निश्चित तौर पर पुलिस को फिर एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि कानून का पालन करवाना उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये कोर्ट के आदेश के बाद सब कुछ हो रहा है। अब जरा अभिषेक हमें ये बता दीजिए दर्शकों को ये पूरा जो मामला क्या है और कोर्ट को ये क्यों डिसीजन लेना पड़ा और लोग क्यों नहीं समझ रहे? देखिए, ये मामला अगर बताया जाए तो 2017 से चल रहा है, 9 साल बीत गए हैं और यहाँ पर जो परिसर है जहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है गरीब नगर, ये ठीक बांद्रा रेलवे स्टेशन के ईस्ट में आता है और यहाँ पर अवैध तौर पर कम से कम नहीं 600 से ज्यादा इस तरह की झुग्गियां बनाई गई है और इनके ऊपर ये इलीगल है या लीगल है, इसको लेकर के पिछले 9 साल से कोर्ट में दलीलें चलती रही और आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट का अप्रैल में फैसला आता है कि इन सभी झुग्गियों को 100 झुग्गी अगर छोड़ दे जो वैध मानी गई है, बाकी 500 झुग्गियों को अवैध करार दिया और इनको यहाँ से हटाया जाएगा। और ये लैंड मतलब ये जगह जो है वो इंडियन रेलवे की है और वेस्टर्न रेलवे द्वारा ये पूरा डेमोलिशन ड्राइव हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद करने के लिए कहा गया और वेस्टर्न रेलवे इसे एग्जीक्यूट भी कर रही है और ये कल से शुरुआत हुई है। हालांकि कल जब हमने रिपोर्टिंग की थी नोटिस तो दिया जा चुका होगा, वक्त तो इन लोगों को मिला होगा अभिषेक जी, नोटिस तो बहुत पहले ही दिया जा चुका होगा, वक्त तो इन लोगों को दिया गया होगा। नहीं, नोटिस दिया है 3-4 दिन पहले से वेस्टर्न रेलवे ने सभी को नोटिस दिया है, मस्जिदों को भी नोटिस दे दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से एक जिद के तौर पर लोग कुछ है जो अंदर बैठे थे बाहर नहीं आ रहे थे, तो एक तरीके से जब कल पहला दिन था पुलिस अंदर जा के लोगों को बाहर लेके आई है। इस मकसद से 9 स्पेशल टीमें बनाई गई वेस्टर्न रेलवे द्वारा जो हर एक झुग्गी में जाकर ये पता करे कि किसी प्रकार से कहीं लोग छुपे तो नहीं है और या फिर कहीं कुछ ऐसा गैस सिलेंडर या इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट तो नहीं रहा जिसके चलते ब्लास्ट हो सकता है या कुछ अनहोनी घटना हो सकती है। ऐसे इस प्रकार का एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन किया गया और सभी लोगों को बाहर निकाला गया और कल से इसकी शुरुआत की गई। नोटिस भी पहले दिया गया है, लोग कल से कोऑपरेट भी कर रहे थे, लेकिन अब जब दोपहर में इस तरीके से एक घेराबंदी करके पुलिस ने मस्जिद को गिराया, उस समय महिलाएं जो वहां पर थी एक कोने में वो उनकी भावनिक धार्मिक भावना आहत हुई और उसके चलते आप देख सकते हैं एक तरीके से कार्रवाई हुई और उसके काउंटर कार्रवाई पुलिस ने की गई और अभी फिलहाल जो स्थिति है सामान्य है, पुलिस ने पूरा कंट्रोल सिचुएशन पे ले लिया है। लेकिन ये कितना और शांतिपूर्वक रहेगा क्योंकि अभी भी मैं अगर बता दूं तो 50% या फिर 30 से 40% ही हुआ है और काम होना बाकी है और आगे 4 से 5 आगे भी कार्रवाई होगी क्योंकि साफ तौर पर ये कोर्ट का निर्देश आदेश है कि ये इलीगल है और जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको हटा दिया जाए, तोड़ दिया जाए। ये स्पष्ट है, लोगों को कानून का पालन करना ही पड़ेगा और करना चाहिए। चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से इस पूरी खबर पर जानकारी दर्शकों के बीच रखने के लिए। ये तस्वीरें आपको मुंबई से दिखा रहे थे। चलिए हर बड़ी खबर पर नजर है, लेकिन फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाए, बने रहे, देखें एनडीटीवी इंडिया पर 4 कॉलम जारी है। लौट रहे हम बहुत चार के अलावा में बढ़ते हैं आगे एनडीटीवी इंडिया पर। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। नीट पेपर लीक के एक मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी की अवैध इमारत पर बुलडोजर चलेगा। महाराष्ट्र के बीड में कुलकर्णी द्वारा कराए गए निर्माण को नगर परिषद ने अवैध घोषित कर दिया है। ये निर्माण बीड के शाहू नगर में किया गया है। जांच में निर्माण में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। देखिए, पूरी इमारत बिना किसी आधिकारिक अनुमति के बनाई जा रही है। बीड नगर परिषद के सीईओ शैलेश वाटसे ने यह जानकारी दी है। हालांकि पेपर संलिप्तता में नाम जब आया तो अवैध निर्माण घोषित हुआ, उसके पहले अधिकारी क्या कर रहे थे, यह भी एक सवाल है। देखिए, नीट पेपर लीक में अब तक 10 बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और सीबीआई को अब 11वें आरोपी की तलाश। आलोक नाम का यह शख्स सबसे बड़ा मास्टरमाइंड माना जा रहा है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट।
मंगलवार को जयपुर में आईपीएल मैच के दौरान नीट पेपर लीक की गूंज सुनाई दी। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर बैनर लेकर स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन किया और एनटीए पर पाबंदी की मांग की। ये मुद्दा है ही इतना बड़ा। नीट पेपर लीक ने लाखों परीक्षार्थियों और उनके परिवारों को परेशान कर दिया है। जांच कर रही सीबीआई ने सबसे ताजा गिरफ्तारी लातूर के आरसीसी कोचिंग क्लासेस के संचालक शिवराज मोटेगांवकर की है। सोमवार को कोर्ट ने उसे 9 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। सीबीआई की अब तक की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई को शक है कि नीट पेपर लीक घोटाले में कम से कम 1000 छात्रों ने करोड़ों रुपए देकर पेपर खरीदा। जांच के तार विदर्भ तक पहुंच गए। अब नागपुर का आलोक नाम का एक शख्स सीबीआई के रडार पर है। उसे इस घोटाले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। पता चल रहा है कि संदिग्ध मास्टरमाइंड आलोक ने परीक्षा से पहले पुणे में पूरे 15 दिन तक डेरा डाला हुआ था। वहां उसने कई एजेंटों और छात्रों से संपर्क किया, उन्हें सवाल और जवाब की शीट बांटी। लेकिन नीट पेपर लीक में सीबीआई ने दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से 10 गिरफ्तारियां की हैं अभी तक। एक नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन मुख्य किरदार अभी तक गिरफ्त में हैं। देखिए, सबसे पहले पुणे से गिरफ्तार हुआ केमिस्ट्री टीचर पीवी कुलकर्णी, जो पुणे में काम करता था और एनटीए की टेस्टिंग प्रक्रिया से ये जुड़ा हुआ था। उसने पेपर में पूछे जाने वाले सवाल स्पेशल कोचिंग सेशन में छात्रों को बांटे। फिर पुणे से ही गिरफ्तार हुई मनीषा गुरुनाथ मंधारे। ये बॉटनी टीचर थी और नीट प्रश्न पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी में शामिल थी। बॉटनी और जूलॉजी के सवालों तक उसकी पहुंच थी और उसने भी कई छात्रों को ये सवाल बता दिए। पुणे से ही एक और गिरफ्तारी हुई मनीषा वाघमारे की, जो एक ब्यूटी पार्लर चलाती है और वो मंधारे और कुलकर्णी की कोचिंग क्लास के लिए छात्रों को जुटाती थी। उसने ही लीक हुआ पेपर खरीदने वाले लोगों का पता किया। और महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से गिरफ्तार धनंजय लोखंडे, वाघमारे ने लीक हुआ पेपर खरीदने वाले लोगों को इससे मिलवाया। नासिक से शुभम खैरनार नाम के एक बीएएमएस छात्र को गिरफ्त में लिया गया। लोखंडे ने लीक हुए सवालों का पैकेट 10 लाख रुपए के बदले में खैरनार को भेजा था। हरियाणा के गुरुग्राम से यश यादव को गिरफ्तार किया गया। खैरनार ने 15 लाख रुपए में उसे पेपर बेचा था। जयपुर से विकास बिवाल, उसके पिता मांगीलाल बिवाल और चाचा दिनेश बिवाल नाम के 3 लोग गिरफ्तार किए गए, जिन्हें यश यादव ने पेपर सप्लाई किया था। औसत प्रदर्शन के बावजूद उनके परिवार के कई सदस्यों को पिछले साल सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन मिल गया था। सोचिए, किसी की जगह उसने हड़पा होगा पैसे देकर फर्जीवाड़ा, और इसे जांच एजेंसियों को उन पर शक हो गया। सबसे ताजा गिरफ्तारी शिवराज मोटेगांवकर की हुई है, और जो महाराष्ट्र के एक बड़े कोचिंग नेटवर्क का मालिक है और वो पेपर लीक से जुड़े सिंडिकेट का सदस्य बताया जा रहा है। सीबीआई को उसके मोबाइल फोन में नीट का प्रश्न पत्र मिला है, जो उसे 23 अप्रैल को यानी कि इम्तिहान से 10 दिन पहले मिल गया था। यह है पूरी कहानी। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 10वें आरोपी शिवराज मोटेगांवकर पर सख्ती हुई। पुणे महानगर पालिका ने शिवराज के आरसीसी पैटर्न कोचिंग क्लास को सील कर दिया है। और देखिए, बिना इजाजत क्लास शुरू करने का इस पर आरोप लगाया गया है। मोटेगांवकर की कोचिंग क्लास रेणुकाई केमिस्ट्री क्लास महाराष्ट्र में काफी चर्चित है। मोटेगांवकर पर आरोप है कि वो नीट पेपर लीक के सिंडिकेट से जुड़ा रहा है। उसके कई प्रोजेक्ट अब सरकार की निगाह में आ चुके हैं। बड़ी खबर है। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि नीट पेपर लीक को सबसे पहले उजागर करके एनटीए तक शिकायत पहुंचाने वाले शशिकांत सुथार की सोशल मीडिया पर काफी सराहना हो रही है। अपने और परिवार के लिए खतरे के बावजूद वो छात्र हित में आगे आए और सरकारी एजेंसियों के सामने मामले का पर्दाफाश किया। रिपोर्ट देखिए। शशिकांत सुथार, नीट पेपर लीक का पर्दाफाश करने वाले व्हिसिल ब्लोअर। राजस्थान के सीकर में केमिस्ट्री टीचर शशिकांत को 3 मई की शाम नीट परीक्षा खत्म होने के बाद उनके मकान मालिक ने एक पेपर दिखाया, जो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो रहा था। शशिकांत ने असली प्रश्न पत्र से उसका मिलान किया तो केमिस्ट्री के 45 सवाल हूबहू मिल गए। उन्होंने अपने सहयोगी बायोलॉजी टीचर को पेपर दिखाया तो 90 सवाल मैच हो गए। मेरे मकान मालिक जो थे, उन्होंने मुझे एक वायरल पीडीएफ दिखाई। उस पीडीएफ में, केमिस्ट्री की पीडीएफ में 104 क्वेश्चंस थे। जब मैंने वो पीडीएफ देखी तो उस पीडीएफ में हूबहू 45 क्वेश्चन जो थे वो पेपर से मैच खा रहे थे। फिर हमने बायोलॉजी की पीडीएफ को मैच किया और बायोलॉजी की पीडीएफ में भी मतलब 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन जो थे वो हूबहू मैच कर रहे थे। और प्रशासन को इसके लिए अवगत करवाना चाहिए, तो हमने फिर उसके लिए प्रशासन को अवगत करवाया और प्रशासन की ही गाइडेंस के अंदर फिर हमने 7 मई को एनटीए को कुछ साक्ष्यों के साथ मेल किया। हमने सीबीआई को मेल किया और हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को मेल किया।
इसके बाद उन्हें एनटीए और सीबीआई अफसरों के फोन आने लगे। अगले दिन गृह मंत्रालय की टीम सीकर पहुंची और उनसे विस्तृत पूछताछ की गई। इस बीच उन्हें डर था कि पेपर लीक माफिया उन्हें निशाना बना सकता है। इसके बावजूद वो सच को सामने लाने से पीछे नहीं हटे। सीबीआई और राजस्थान एसओजी ने उन्हें पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया है। उनकी समझबूझ और बहादुरी एक मिसाल बन गई है। देखिए, नीट पेपर लीक के मुद्दे पर आज कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने आज फिर से एनटीए मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। इस दौरान एनटीए मुख्यालय के बाहर केंद्रीय पुलिस बल और पुलिस के जवान तैनात किए गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारी को हिरासत में ले लिया है। हमारे सहयोगी रवि रंजन शुक्ला इस पर और ज्यादा जानकारी आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, नीट के पेपर लीक होने के खिलाफ लगातार जो प्रदर्शन है वो यूथ कांग्रेस का और अलग अलग छात्र संगठनों का यहाँ पर चल रहा है। आए दिन चूंकि ये नीट का मुख्यालय है, यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से आरएएफ और सीआरपी को लगाया गया है लगातार यहाँ पर। और ये नीट का मुख्यालय है। हालांकि अब 21 जून को नीट का पेपर करवाया जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एनटीए की पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार भी इस मुद्दे पर बैकफुट में है। खुद धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो ये मान चुके हैं कि कहीं ना कहीं जो परीक्षा है उसमें जो सुधार की गुंजाइश है और नीट में भी सुधार की गुंजाइश है। तो अब ये प्रोटेस्ट जो है वो आप देखिए कि ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये देखिए, ड्रोन से लेकर आसमान से लेकर ज़मीन तक पर जो है वो कोई प्रदर्शन न करने पाए एनटीए के मुख्यालय के बाहर। उसके लिए सारी जो कोशिश है, कवायद है, वो पुलिस की चल रही है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखा देते हैं इस वक्त शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबर, 4 बिग न्यूज नजर डालिए। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी ट्री 4 को लेकर प्रदर्शन है। वैकेंसी जारी करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। उधर ट्विशा शर्मा मौत मामले में बड़ा खुलासा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बेल्ट का फंदा बनाकर सुसाइड करने की बात सामने आई है। शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में नया खुलासा। बलिया का निकला मर्डर में इस्तेमाल कार का मालिक। जबकि मुंबई के बांद्रा में बीएमसी की बड़ी कार्रवाई। रेलवे की जमीन पर बनी अवैध झुग्गियों पर चलाया गया बुलडोजर। पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध कब्जे को कराया जा रहा मुक्त। देखिए, सड़क पर नमाज के बाद अब ब्राह्मणों के सवाल पर उत्तर प्रदेश की सियासत सुलग रही है। बीएचयू में इतिहास के एक प्रश्न पत्र में ब्राह्मणों को लेकर एक आपत्तिजनक सवाल पूछा गया। उसके बाद संग्राम छिड़ गया। इस मुद्दे पर विपक्ष ने यूपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने इसे ब्राह्मणों को बदनाम करने की चाल करार दी है। तो योगी सरकार से नाराज अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि यह हिंदू धर्म को बांटने की साजिश है। रिपोर्ट। प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय बीएचयू के एमए इतिहास के इम्तिहान में आए एक सवाल ने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। सवाल पूछा गया कि ब्राह्मणवादी पितृसत्ता शब्द से आप क्या समझते हैं? चर्चा कीजिए कि किस प्रकार ब्राह्मणवादी पितृसत्ता ने प्राचीन भारत में महिलाओं की प्रगति में बाधा डाली। इस सवाल को ब्राह्मणों का अपमान बताते हुए सियासत तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेर लिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि किसी को बदनाम करो और फिर उससे सवाल पूछवाओ समाज में। उधर योगी सरकार से नाराज चल रहे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी पीछे नहीं रहे। कहा कि ये हिंदू समाज को बांटने की कोशिश है। इसका मतलब कि केंद्र सरकार भी अब जातिवादी जो बात है उसको लेकर के आगे आ रही है। जातियों में हमारे समाज को बांट करके एक दूसरे के सामने खड़ा करके लड़ाना और लड़ा करके हिंदू धर्म को क्षति पहुंचाना इसका उद्देश्य है। उधर बीएचयू के कुलपति अजीत चतुर्वेदी से जब ये सवाल किया गया तो वो इसे टालते दिखे। उसको अलग करेंगे, उसको अलग करें। तो सर आप कब आपसे बात हो पाएगी बताइए? हाँ, हम लोग देंगे इस पे आपको देंगे सर। हमारे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है सर। हाँ, हम देंगे, मिल लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर की बात कर लेते हैं। देखिए, उधर 28 मई को बकरीद से पहले यूपी में योगी आदित्यनाथ के बयान से माहौल गरमाया हुआ है। योगी ने कहा कि सड़क पर नमाज किसी हालत में नहीं होगी। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा है। रिपोर्ट रख रहे हैं आपके साथ। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं।
लेकिन सड़क पर नहीं। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। 28 मई को बकरीद से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बड़े बयान ने यूपी की सियासत में खलबली मचा दी है। समाजवादी पार्टी से लेकर AIMIM तक ने इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा है। हमारा भारत सबके लिए बराबर है, संविधान बराबर है। हर आयोजन को सड़क पे करा रही है क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया। कई दिनों तक, कई महीनों तक सड़कें जो है धार्मिक लोगों से भरी रहती हैं। आज तक कभी किसी मुसलमान ने उसका ऑब्जेक्शन नहीं दिया। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कि नहीं, फिर हमको हम हमारे हिसाब से करें, क्या करेंगे, आप सबको मार डालेंगे। बकरीद का त्योहार करीब है और धर्म को लेकर इस तरह की गर्मागर्मी कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, अपराध जगत से जुड़ी 4 बड़ी खबरें आपके सामने रख देते हैं, यानी कि क्राइम से जुड़ी 4 बड़ी खबरें। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में रेप का आरोपी तांत्रिक गिरफ्तार किया गया। यूपी के सुल्तानपुर में भी एनकाउंटर हुआ। 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल। गोकशी के मामले में ये वांछित था। जबकि बिहार के समस्तीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, कुख्यात अपराधी घायल हुआ है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। फतेहाबाद में जमीनी विवाद को लेकर बेटे ने अपने ही परिवार पर हमला बोल दिया। फायरिंग के साथ जमकर पत्थरबाजी, 4 लोग घायल हुए। देखिए, आधे हिंदुस्तान में गर्मी का सितम है इस वक्त। यूपी, MP, राजस्थान, महाराष्ट्र में अलर्ट जारी किया गया। बड़ी खबर, 10 से ज्यादा राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। 24 मई तक भीषण गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। फिलहाल 24 मई तक यूपी के बांदा में पारा 48 डिग्री के पार पहुंच गया। रिपोर्ट रख रहे हैं आपके सामने, देखिए। उत्तर प्रदेश में भी गर्मी की तपिश को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बांदा में पारा अपने पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर रहा है। तापमान 47 डिग्री के पार है। आसमान से बरसती इस आग के बीच आम जनता त्राही त्राही कर रही है। बांदा में बहुत ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है और फील्ड में काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। आप तो दिन भर डिलीवरी करते होंगे, किस तरह से गर्मी से बचाव करते हैं? किस तरह से गर्मी पड़ रही बांदा में? बहुत ज्यादा, बहुत परेशानी हो रही है। सब क्या करें, व्यापार में भी नुकसान हो रहा होगा। बहुत ज्यादा। अग्निकुंड में बदल रहे बांदा के अस्पतालों में मरीज डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक की शिकायत लेकर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने कई जगह पंडाल, कूलर और पानी का इंतजाम किया है। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने भी गर्मी और हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अभी बांदा के लोगों को इस लगातार पड़ रही गर्मी से हाई गर्मी वाला सितम याद आने लगा है। मनीष मिश्रा, NDTV, बांदा। देखिए, राजस्थान के हर शहर में गर्मी से दम ढा रहा है। लू के कातिलाना थपेड़े लोगों को घर के अंदर रहने पर मजबूर कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं राजस्थान के 3 शहरों का अभी क्या हाल है। तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। लोग हैं कहीं कहीं परेशान नजर आ रहे हैं और कुछ लोगों ने ये मांग की है कि जिला प्रशासन की ओर से जगह जगह प्याऊ लगवानी चाहिए। जगह जगह जो सड़कों पर छिड़काव का जो काम है वो तो चल ही रहा है, लेकिन बचाव के इंतजाम करने चाहिए। फल वाले भैया बता रहे हैं कि वो इतने गर्मी में बचने के लिए हालांकि वो शेड लगाए हुए हैं और चादर डाले हुए हैं अपने ठेले पे, और इसके अलावा वो खूब ग्लूकोज पीते हैं, खूब पानी पीते हैं। तो फिलहाल मौसम विभाग की माने तो आने वाले वक्त में तापमान में 3 से 4 डिग्री का और भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। बहुत गर्म हवाएं चल रही है, व्यापार को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। हाँ, तो अमूल पहले कितना माल बेच दिया करते थे और अभी कितना? पहले मैक्सिमम 150 से 200 गिलास बेच दिया करता था दिन में। अब मुश्किल से 70-80 गिलास ही निकलते हैं दिन में। हाँ, ज्यादा गर्मी से परेशानी है। ज्यादा गर्मी से परेशानी है। बिल्कुल, देखिए कि जो परेशानियां गर्मी से हो रही है वह आम जन पर नहीं हुई, और साथ ही जो ये छोटे जो व्यापारी हैं उनको भी ज़्यादा समस्या आ रही है। और मौसम विभाग के अनुसार अभी पारा और आग उगलेगा। गर्मी बहुत है, आप भी खुद को सुरक्षित रखें। बहुत जरूरी हो तो घर से आप बाहर निकलें।
चलिए हर बड़ी खबर पर नजर है, लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि 4 के अलाम में अभी के लिए आज के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। अब आपसे मुलाकात होगी शाम 6:55 पर न्यूज हेडक्वार्टर में। आप बने रहें, देखते रहें एनडीटीवी मीडिया। नमस्कार।